हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के अति संभावित पेपर जो दूसरा होगा वो रामबाण प्रश्न होंगे परीक्षा के लिए। तो इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 40 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो हमारा टारगेट 8 जून, 9 जून और 10 जून होने वाले हैं, क्योंकि इसी दिन से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की शुरुआत होने जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग अति संभावित पेपर नंबर दूसरे को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में आप पूरे 85 सवाल को अटेम्प्ट करिएगा और टारगेट रखिए कम से कम इस क्लास में आप खुद से 40 सवाल सही करें। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे तो स्कोर जरूर करिएगा कि आज के इस अति संभावित पेपर नंबर दूसरे से कितना स्कोर रहा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कहाँ केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान भारत में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कहाँ केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान भारत में स्थित है? तो ये राजमुंदरी में स्थित है। पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। डैश मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वो कौन सा मंडल है जो कि मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है? तो वो तापमंडल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताया गया है? तो साथियों, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 50 में बताया गया है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? राजा राम मोहन राय किससे नहीं जुड़े थे? तो साथियों, राजा राम मोहन राय किससे नहीं जुड़े थे? तो वो सती का उन्मूलन से जुड़े थे, विधवा पुनर्विवाह से भी जुड़े थे, अंग्रेजी का प्रचार से जुड़े थे, लेकिन संस्कृत की शिक्षा से नहीं जुड़े थे राजा राम मोहन राय जी। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत में किस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली मौजूद है? तो साथियों, भारत में किस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली मौजूद है? तो शाखा बैंकिंग प्रणाली मौजूद है भारत में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। प्लैनेटाइड्स निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो साथियों, प्लैनेटाइड्स ये किसके बीच में स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना में शामिल नहीं है? तो कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में शामिल नहीं है? तो हस्तांतरण भुगतान ये शामिल नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो साथियों, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो मछली है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो आप 16 मई तक इस 10 टेस्ट सीरीज का लगभग 15 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि एक टेस्ट में आपको पूरे 150 सवाल मिलेंगे और एक दिन में आप सभी को पूरे 150 सवाल को तैयार करना है। एक सेट में आप सभी को 38 जी के सवाल मिलेगा, 37 हिंदी के सवाल मिलेंगे, 38 मैथ के सवाल मिलेंगे और 37 रीजनिंग के सवाल मिलेंगे। यदि आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका 60 to 80% सवाल आपकी तैयारी हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। ये यदि आपने 15 सवाल को तैयार कर लिया। इसके अलावा आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पीडीएफ के लिए
इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। इस नंबर व्हाट्सएप मैसेज करके और 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए, एक सीट अपनी पक्की करिए। ठीक है, तो समय नहीं है, नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन को अपने पास मंगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो साथियों, भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 1995 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्न में से क्या लोहे का एक अयस्क है? तो साथियों, क्या लोहे का एक अयस्क है? तो सीधे राइट है, जो कि ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। काला सोना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? काला सोना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो साथियों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो पूरे 22 भाषाओं को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। पशुओं के कानूनी अधिकारों को पहचानने वाला पहला देश कौन सा है? पशुओं के कानूनी अधिकारों को पहचानने वाला पहला देश कौन सा है? तो इक्वाडोर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? दुर्गाबाई देशमुख थी। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। सैडल पर्वत ये किसमें स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? सैडल पर्वत ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है इसमें कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो याद रखिएगा, हम्पी में है। तो ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? यूएसए की स्थानीय पवन कौन सी है? तो चिनूक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? तो साथियों, खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? तो अयोग्यता इंगित करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? आप जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस तो कृषि पर था, जो कि इसकी शुरुआत 1951 से लेकर 56 तक चली थी। किसने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी जानते हैं शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर गलत है, कुतुबुद्दीन ऐबक गलत है, अकबर गलत है, यानी डी ऑप्शन होगा भाई। इनमें से तो कोई है ही नहीं जो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे, वो तो शाहजहां ने करवाए थे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को।
अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो बौद्ध धर्म के। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? तो कौटिल्य को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरापार परमाणविक विद्युत स्टेशन स्थित है? तो साथियों किस राज्य में काकरापार परमाणविक विद्युत स्टेशन स्थित है? तो गुजरात राज्य में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप चैनल पे नए हैं तो जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए अभी तुरंत आप लोग कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। ओके, किस देश पर उइगिरों के मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है? किस देश पर उइगरों के मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है? तो चीन पर भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया? तो याद रखिए भारतीय सरकार अधिनियम 1858 ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग संबंधित प्रावधान शामिल है? किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो वो झारखंड राज्य में। जब भी देखिएगा पंचवर्षीय योजना का सवाल आएगा या जनगणना का सवाल आएगा तो ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। जल्दीबाजी में आपको उत्तर लगा के आगे नहीं बढ़ना है। आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन में गलती चांस होता है क्योंकि भाई उसमें यदि आपने एक गोला भर दिया तो आपको मौका नहीं मिलेगा। वैसे तो कंप्यूटर में पेपर होता है तो भाई आप दूसरा टिक लगा सकते हैं, सबमिट कर सकते, लेकिन ऑफलाइन पेपर में यदि जो आपने गलत कर दिया, मान के चलिए आप सही लगा रहे लेकिन आपसे गलती हो गया तो उसे आप सही नहीं कर सकते हैं, वो गलत ही आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक खाने में आप 2 गोला नहीं भर सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व सबसे अधिक है? इन राज्यों में से किस राज्य में भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व सबसे अधिक पर है? तो केरल राज्य में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिलों में सत्याग्रह किया था? किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो 1918 में किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो साथियों मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मेडुला ऑब्लेंगेटा है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक 2 अस्थियों को जोड़ने में मदद करता है? तो कौन सा ऊतक 2 अस्थियों को जोड़ने में मदद करता है? तो स्नायु करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण को किसके रूप में जाना जाता है? गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण को किसके रूप में जाना जाता है? तो टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से किसकी तरंगधर सबसे कम होती है? तो किस किरणें की तरंगधर सबसे कम होती है? तो गामा किरणें की, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत की सबसे बड़ा संघ है? जंतु जगत की सबसे बड़ा संघ इनमें से कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को,
ऑयल ऑफ विट्रियल यानी गंधक का अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, न कि ठंडे या गर्म पानी के साथ? तो कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, न कि ठंडे या गर्म पानी के साथ? तो भाई एल्युमिनियम है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। जिसमें अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते उसे क्या कहा जाता है? जिसमें अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्त मेरे उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक रूप में किया जाता है? तो साधु किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक रूप में किया जाता है? तो भारी जल का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। कौन सी कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं? तो साथियों कौन सी कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं ले जाती हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए उत्तरदायी है? तो विटामिन सी है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। चिकनगुनिया का कारक क्या होता है? चिकनगुनिया कारक क्या होता है? तो वायरस होता है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जैसे सूर्य का प्रकाश जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी है, क्लोरोफिल का जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं है। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? पूरे 3 होती है, जो कि बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 8 राज्यों के साथ, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो दोस्त मेरे ये आते हैं CWG प्रकाश प्रदेश में आते हैं। जलवायु जो प्रकार है ये CWG में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित भाई उत्तर प्रदेश राज्य से, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा ये चंदौली जिले में स्थित है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। तो अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है भाई? लास्ट में इसको पूछेंगे जरूर करिएगा। तो कोल है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। फतेहपुर सिकरी नदी किनारे स्थित है कौन भाई? फतेहपुर सिकरी नदी किनारे स्थित है, तो ये गंगा के किनारे यमुना, यानी ए और बी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो साथियों याद रखिएगा सरोजनी नायडू थी, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को।
सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है जो वर्तमान सहारनपुर में है? सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित जो कि वर्तमान सहारनपुर में है? तो वह हुलास है मेरे दोस्त, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी, फ्लोटिंग मतलब जाने तैरने वाला सीएनजी स्टेशन, वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो वाराणसी शहर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वाराणसी एक जिला है मेरे दोस्त जो कि बनारस शहर में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 63। उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य से फाइलेरिया की को कब खत्म करने का लक्ष्य है? उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य से फाइलेरिया को कब खत्म करने का लक्ष्य, यानी किस वर्ष तक? 2026 तक, ये आखिरी साल होने वाला है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 64 को। उत्तर प्रदेश में किसका पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 65 को। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2000 में शुरू किया गया, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में वृद्धावस्था जो पेंशन पहले 500 मिलता था उससे बढ़ाकर कितने रुपए कर दी थी? तो साथियों याद रखिएगा 1000 रुपये कर दी, जो कि इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। मथुरा कला शैली किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मथुरा कला शैली किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? तो कुषाण काल के दौरान, जो कि इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो बांदा में स्थित है, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में माँ की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में माँ की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है? तो महाराजगंज के। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? जैसे कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश है, कथक की उत्तर प्रदेश से, कथकली की केरल से, भरतनाट्यम की तमिलनाडु से। तो उत्तर प्रदेश से बात किया है तो कथक हो जाएगा इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। चित पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चित पर चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पसंद आना होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 72 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी भाव नहीं है? तो साथियों कौन सा एक अस्थायी भाव नहीं है आप सभी बताएंगे। तो इनमें से अस्थायी भाव एक नहीं है, तो स्मृति नहीं है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो साथियों किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो साथियों तद्भव शब्द कौन सा है बताएंगे आप लोग? तो कंगन एक तद्भव शब्द है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। माखनलाल चतुर्वेदी की कृति कौन सा है? माखनलाल चतुर्वेदी की कृति इनमें से कौन सी है? तो हिम तरंगड़ी है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 76 को। कालिकासी किलकी कलेऊ देती काल को में कौन सा अलंकार है? कालिकासी किलकी कलेऊ देती काल को, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 77 को। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो साथियों व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो संघर्षहीन, संघर्ष नहीं संघर्ष व्यंजन है, ये केवल संघर्षी व्यंजन है ये स। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही विकल्प भाई सम्मिलित नहीं है। ग घ स्पर्श व्यंजन है, य व अर्धस्वर है, च छ स्पर्श संघर्षी है। जो स है ना ये क्या केवल संघर्ष व्यंजन है, न कि संघर्षहीन। ठीक है,
अगला सॉल्व देखिए 78 को, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप वर्तनी का चयन कीजिए। छत्र छाया, छत्र छाया हम लोग कैसे लिखते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए, सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है भाई, इसमें बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है, छत्र छाया। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 79 को, उर्मिलेय शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिलेय शब्द का संधि विच्छेद चयन करना है, तो कौन सा होगा भाई, उर्मिला प्लस ईस, उर्मिलेश, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सातों किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अंधविश्वास में नहीं हुआ है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो सातों किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, बताएंगे आप सभी लोग। जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, आचार, अनाचार, गुप्त, भाई गुप्त का तो प्रकट होता है ना, और मुक्त का ग्रस्त होता है, तो सी ऑप्शन इसमें विलोम युग्म में सही नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुटिल का सरल ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को, निम्न में से कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा है, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा है, तो अनंतर है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को, निम्न में से अकाल पीड़ित का समासिक विग्रह चुनिए। अकाल पीड़ित का समासिक विग्रह कौन सा है, तो अकाल से पीड़ित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को, छात्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा, तो साथियों छात्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा होगा, तो सत प्लस शास्त्र है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए दोस्त लास्ट और आखिरी सॉल्व को हल करिए। वंशस्थ क्या है, वंशस्थ क्या है, तो ये वर्णिक छंद है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 85 सॉल्व कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए साथियों कि आप सभी का 85 सॉल्व में से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक सॉल्व काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हुआ होगा। यदि आप सभी किसी भी सॉल्व पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार इस तरह क्लास आएगी आपके बीच में, एक भी दिन का गैप नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। और मेहनत आप खूब करिए भाई, हम आप साथ में तैयारी अपनी बहुत ही शानदार तरीके से रखने वाले हैं। एक भी दिन का गैप नहीं करेंगे भाई हम लोग। डेली टारगेट जो हम आपको देंगे उससे आप पूरा करने का प्रयास करिएगा, सारे सॉल्व को तैयार करिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कौन है क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।